स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा ISA 200 से रिलेटेड है। वही ISA 200 जो हमने अभी अपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट 200, जिसमें हमने नीड ऑफ अश्योरेंस के बारे में पढ़ा, अश्योरेंस एंगेजमेंट्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा, एक्सटर्नल ऑडिट, रिव्यू एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और कंपाइलेशन एंगेजमेंट के बारे में पढ़ा। फिर हमने अश्योरेंस के मीनिंग्स और अश्योरेंस की प्रोविजंस पढ़ी। वो जो हमने सारा 3 लेक्चर्स में जो सब कुछ पढ़ा वो ACCA F8 की सिलेबस में था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम ISA 200 पढ़ रहे हैं, इस वजह से ये चाहे किसी भी कंट्री में हो, किसी भी ऑडिट टाइप में हो, ये सेम जो है वो स्टैंडर्ड रखता है, सेम ऑब्जेक्टिव रखता है। तो आज हम ISA 200 के वो क्वेश्चंस जो CA के पास पेपर्स में आते हैं वो डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर ISA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। इन क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी जिनके आंसर्स को जानते हैं। सिर्फ इनको डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप एक तो आप कॉन्फिडेंट हों कि भाई आपने जो सिलेबस पढ़ा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से रिलेटेड है और हर मुल्क में जहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है वहाँ पर एप्लीकेबल है। तो ये CA के पास पेपर में अक्टूबर 93 में क्वेश्चन नंबर 7 था जो CA के पास पेपर में आया था। क्या है ये क्वेश्चन है जी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इफ़ फॉल देन स्टेट रीजंस। ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपने इनको ट्रू और फॉल भी बताना है और अगर फॉल्स है तो उसकी रीज़न भी बतानी है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जी, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट is to ensure the financial statements have been prepared in accordance with requirements of company's ordinance and accounting standards। कि ऑडिट का मकसद है, ऑडिट मतलब एक्सटर्नल ऑडिट का मकसद है इंश्योर करना, यकीन दहानी करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। देखिए आपने पढ़ा है कि एक्सटर्नल ऑडिट कभी भी इंश्योर नहीं करता। एक्सटर्नल ऑडिट में तो ऑडिटर सिर्फ अपनी ओपिनियन देता है। इंश्योर का मतलब होता है जी कि वो यकीन दहानी करवाए कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक बनाई गई हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई गई हैं। तो ये फॉल्स है, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव फॉल्स है। क्यों? उसकी रीज़न ये है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग एन ऑडिट इज़ टू एनेबल द ऑडिटर टू फॉर्म और एक्सप्रेस अ प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियन on whether the financial statement give true and fair view of the financial position of company and its profit and loss for the period under review। तो मोर और लेस हमने यही डेफिनेशन एक्सटर्नल ऑडिट की पढ़ी थी। वर्डिंग सिर्फ चेंज है क्योंकि वो पर्टिकुलरली IFAC के मुताबिक थी। ये इसकी जो है वो स्टेटमेंट है, इसकी फॉल्स की रीज़न है, दैट्स वाई यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्डिंग नहीं यूज़ की गई। तो इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट है जी इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट का मतलब है जी एक्सटर्नल ऑडिट ही है, लेकिन ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंडक्ट करवाया जाता है। अब इसका मकसद ये होता है कि अगर वर्क बर्डन ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं, तो आप या आपको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आप इंटरिम ऑडिट करवाते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आप वेट नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की वजह से कि आप ईयर एंड का वेट करें, तो आप ड्यूरिंग द ईयर इंटरिम ऑडिट करवा लेते हैं। तो इंटरिम ऑडिट मींस रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। देखिए इंटरिम ऑडिट जैसे मैंने बताया ये एक्सटर्नल ऑडिट ही है, लेकिन ये ड्यूरिंग द ईयर कंडक्ट करवाया जाता है किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मकसद इंटरिम ऑडिट का होता है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना। अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करना हो तो उससे पहले कंपनी को इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं जिनका ऑडिट करवाया जाता है। फिर उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाता है कि भाई कितना डिविडेंड हम अनाउंस करेंगे। तो इंटरिम ऑडिट का हरगिज़ मकसद इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को रिव्यू करवाना नहीं होता, वो तो रिव्यू एंगेजमेंट का मकसद होता है। तो देखिए ये भी फॉल्स है। दिस टाइप
ऑफ एन ऑडिट इज़ कंडक्टेड टू अ पर्टिकुलर डेट विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। जैसे मैंने बताया कि इंटरिम ऑडिट का मतलब है कि आप ऑडिट करवाएं विद इन अ पर्टिकुलर डेट विद इन द अकाउंटिंग ईयर पीरियड। मतलब अकाउंटिंग ईयर जो 12 मंथ है उसमें किसी भी वक्त आप 3 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद, 8 मंथ के बाद आप ऑडिट करवा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंटरिम ऑडिट। थर्ड है जी, ऑडिटिंग गाइडलाइंस कैन बी चेंज टू द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है। देखें इस वजह से इसकी रीज़न साथ नहीं लिखी हुई। क्या है जी ऑडिटिंग गाइडलाइंस कैन बी चेंज टू द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या मतलब है जी इसका? देखें आप लीगल मैटर्स में जब भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में जज कोई फ़ैसला सुनाता है ना, तो उसका फ़ैसला बड़ा अहम होता है इस पॉइंट के लिहाज से कि उसका फ़ैसला जो है वो कानून बन जाता है। कोई एक बार जो फ़ैसला करता है ना, दूसरे उसे प्रेसिडेंट बना लेते हैं। प्रेसिडेंट मतलब कि आने वाले जो मुकदमात होते हैं उसमें वो एग्ज़ाम्पल सेट हो जाती है कि भाई फ़लाँ जज ने ये फ़ैसला किया। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जॉब से निकाल दिया जाता है, वो जो है अदालत में जो है वो कंप्लेन कर देता है, अपील कर देता है, अदालत उसके हक़ में फ़ैसला सुना देती है। अब वो जो फ़ैसला है उसको लेकर कई और मुलाजमीन जिनको अगर जॉब से निकाला जाए तो वो फ़ैसला लेकर चले जाते हैं, देखें जी उसको जो है वो नौकरी पर बहाल कर दिया गया, हमें भी कर दिया जाए। तो जितने भी अदालती फ़ैसले होते हैं ना वो कानून बन जाते हैं, स्टैंडर्ड बन जाते हैं। इसी तरह ऑडिटिंग गाइडलाइन का मतलब ये है, ऑडिटिंग के दौरान जितनी भी मुश्किलात पेश आती हैं, इश्यूज़ अराइज़ होते हैं, उनके बारे में ऑडिटर गाइडलाइन देता है, फ़ैसला करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जैसे उलमा ने गाइडलाइन दी है जी कि अगर आप कोरोना वायरस की वजह से मसाजिद में नमाज़ें जो हैं वो पढ़ाना चाहते हैं बाजमात, तो आप नमाजियों के दरमियान जो है ना वो वक्फ़ा जो है वो कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। ये गाइडलाइन है सिचुएशन के मुताबिक। अब क्योंकि ये सिचुएशन न्यू थी तो सारे उलमा बैठे, उन्होंने कंसेंसस से ये फ़ैसला कर लिया, ये गाइडलाइन है। अब ये क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड बन जाएगा कि कल को खुदा ना खास्ता ऐसी कोई भी कंडीशन दोबारा अराइज़ होती है तो इसी को जो है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ऑडिटिंग में भी ऐसा ही होता है, जितनी गाइडलाइंस होती हैं ना, जितने भी इश्यूज़ नए अराइज़ होते हैं उनको जैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में ऑडिटर जो डिसीजन करता है वो बाद में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, वो बाद में आने वाले जो ऑडिटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनमें अप्लाई किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ऑडिटिंग गाइडलाइंस कैन बी चेंज टू द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। फोर्थ है जी, ऑडिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। देखिए किसी भी बिज़नेस की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सिलेक्ट करना और अप्लाई करना ये ऑडिटर का काम नहीं होता, ये तो कंपनी के अकाउंटेंट्स का काम है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। फिफ्थ है जी, ऑडिटर्स ओपिनियन इज़ बेस्ड ऑन कंक्लूसिव एविडेंस। ये हमने लिमिटेशंस में भी डिस्कस किया था कि जो ऑडिटर का ओपिनियन होता है ना वो कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता, ऐसा एविडेंस जो हर बार एक ही आंसर दे, हर बार साबित किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कंक्लूसिव एविडेंस की एग्जांपल देता हूँ। देखिए आप पानी में सॉल्ट मिक्स करते हैं ना, नमक, तो पानी नमकीन हो जाता है। अब आप चाहे इसे दुनिया के किसी भी कोने में ये अमल करें, पानी में नमक मिक्स करें, वो नमकीन हो जाएगा। ये जो एविडेंस है ये कंक्लूसिव है, हर जगह पर यही एप्लीकेबल होगा। लेकिन ऑडिटर का ओपिनियन तो जजमेंट पर बेस करता है। अब एक ऑडिटर से करवाते हैं, मुमकिन है कि उसका ओपिनियन डिफरेंट हो, दूसरे ऑडिटर से करवाते हैं, मुमकिन है उसका ओपिनियन डिफरेंट हो, क्योंकि जजमेंट पर बेस करता है ना। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। इट इज़ द जजमेंट ऑफ ऑडिटर विच विल कंप्लीट द कंक्लूजन। ऑडिटर ऑडिट में जो अपनी कंक्लूजन देता है वो ऑडिटर की जजमेंट पर बेस करती है, उसके पास कोई 2+2 फार्मूला नहीं होता, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होते। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्चुअली मैंने वही क्वेश्चन जो हैं वो IAS 200 से रिलेटेड लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो अक्टूबर 97 में, क्वेश्चन नंबर 1 था ये CA के पास पेपर में। 2 इसके पार्ट हैं जी, 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये एज एन ऑडिटर ऑडिट आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है
क्योंकि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है जी, फर्स्ट पार्ट है डिस्कस फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड देयर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। वो अकाउंटिंग अजम्पशन, वो बुनियादी अकाउंटिंग अजम्पशन जिस पर अकाउंटिंग बेस करती है, अकाउंटिंग की बुनियाद होती है, वो कौन सी हैं उनके बारे में बताएं, और उनकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कि उनको डिस्क्लोज़ करना, उनको ज़ाहिर करना विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अंडर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कई ऐसी अजम्पशंस हैं जो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही आप शो कर देते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके लिए आपको नीचे जो है वो डिस्क्लोज़ करना पड़ता है, डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। गोइंग कंसर्न, consistency and accruals are fundamental accounting assumption which are given in international accounting standard number 1। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल्स। क्योंकि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, अकाउंटिंग को चेक करना है कंपनी की, तो उसे अकाउंटिंग अजम्पशंस का पता होना चाहिए। लेकिन इन अकाउंटिंग अजम्पशंस का मतलब ये है कि जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो यू मस्ट वॉच कि भाई कंपनी ने ये अकाउंटिंग अजम्पशंस जो है ये फॉलो की हुई हैं या नहीं की हुई। सबसे पहले क्या कंपनी ने गोइंग कंसर्न होने के बारे में डिस्क्लोज़ किया है या नहीं किया, ये अकाउंटिंग अजम्पशन है। ये एज अ फुट नोट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे जो है ये शो किया जाता है कि कंपनी को कोई फ्यूचर थ्रेट तो नहीं है। एज एन ऑडिटर आपको ये चेक करना है कि इस अकाउंटिंग अजम्पशन पर कंपनी ने इम्प्लीमेंटेशन की हुई है या नहीं। द एंटरप्राइज इज़ नॉर्मली व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न दैट इज़ एज कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन फॉर foreseeable future. It is assumed that enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation or curtailing materiality the scale of its operation। कि कंपनी कभी भी अपने मटीरियली कर्टेल, अपने ऑपरेशंस को कम नहीं कर रही, कंपनी लिक्विडेशन की तरफ नहीं जा रही, ना उसकी कोई इंटेंशन है ना ज़रूरत है। मतलब कंपनी जो है वो फोरसीएबल फ्यूचर के लिए कंटिन्यू रखेगी अपने ऑपरेशन। तो गोइंग कंसर्न बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग अजम्पशन है जिसको कंपनी ने फॉलो करना है और आपने एज एन ऑडिटर इसको चेक करना है। सेकेंड अकाउंटिंग अजम्पशन है कंसिस्टेंसी। ये कंपनी ने फॉलो करनी है अकाउंटिंग अजम्पशन और आपने एज एन ऑडिटर चेक करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कंसिस्टेंट हो, तसलसल हो। ये ना हो कि एक साल कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, अगले साल फिर और अकाउंटिंग पॉलिसी, तीसरे साल फिर चेंज कर दे अकाउंटिंग पॉलिसी। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ जी, डेप्रिसिएशन मेथड की। कंपनी एक साल एक मेथड यूज़ करे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, नेक्स्ट ईयर कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर ले, फिर तीसरे साल कंपनी डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज़ कर ले। इस तरह जो रीडर है, जो यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो मिसगाइड हो जाता है। दैट्स वाई अकाउंटिंग अजम्पशन है कि कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में कंसिस्टेंट हो। देखें, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंपनी जो है वो चेंज नहीं कर सकती, मेथड चेंज कर सकती है, लेकिन कंसिस्टेंटली पहले 2-3 साल एक मेथड अडॉप्ट करें। फिर अगर आप समझते हैं वो सूटेबल नहीं है तो आपके पास कोई रीज़नेबल बेसिस हैं तो आप उनकी बुनियाद पर उसको चेंज कर लें, कोई दूसरा मेथड डेप्रिसिएशन का यूज़ कर लें। लेकिन ये नहीं कि आपने दूसरा मेथड अडॉप्ट किया, उसको एक साल यूज़ किया, फिर आप नेक्स्ट ईयर फिर नया मेथड। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एज एन ऑडिटर आपने ये चेक करना है और कंपनी की जो अकाउंटेंट्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंसिस्टेंट हो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में फ्रॉम वन पीरियड टू एन अदर। थर्ड अकाउंटिंग अजम्पशन है जिस पर अकाउंटिंग बेस करती है, ये अकाउंटिंग मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड अक्रूवल बेस अकाउंटिंग मेथड। अक्रूवल्स का मतलब ये है कि कंपनी अपने रेवेन्यूज़ को, अपने एक्सपेंसेस को अक्रूवल्स की बेस पर लिखे। अक्रूवल्स का मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ कैश की बेस पर ना लिखे, बल्कि वो रेवेन्यू जो अर्न हो चुके हैं और वो एक्सपेंसेस जो, वो कॉस्ट या एक्सपेंसेस जो इंकर हो चुकी है, उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा जाए। देखिए होता क्या है, कुछ रेवेन्यूज़ आप इन कैश रिसीव कर लेते हैं और कुछ रेवेन्यू जो है वो रिसीवेबल्स होते हैं।
कस्टमर को आपने सेल की, वो क्रेडिट सेल्स थी, कस्टमर ने प्रॉमिस किया कि वो आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ आपको पे कर देगा। तो अक्रूवल्स मीन आपको सारे रेवेन्यूज़ लिखने हैं, जो कैश हैं वो भी और जो क्रेडिट हैं वो भी, जो रिसीवेबल्स हैं वो भी लिखने हैं, in order to calculate the true profit. Same is the case with expenses. Expenses जो incur हो चुके हैं वो सब के सब आपने लिखने हैं, whether paid or not. For example, आपने सैलरीज़ का एक्सपेंस था, 1 मंथ गुजरने के बाद आपने सैलरीज एम्प्लॉयज़ को पे कर दी। इसी तरह आपने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम किए, लेकिन अभी तक आपने वो बिल पे नहीं किया। तो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब है, अक्रूवल अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब ये है कि आपने सैलरीज़ भी लिखनी है सारी की सारी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी पे करना है उसको भी लिखें क्योंकि एक्सपेंस इंकर हो चुका हुआ है, वेदर पेड और नॉट पेड। तो ये अक्रूवल्स हैं जी, इसको भी आपने एज एन ऑडिटर चेक करना है, दैट इज़ रिकॉग्नाइज एज दे आर अर्नड और इंकर्ड। अर्न मतलब रेवेन्यू जो अर्न हो गए हैं वो सब लिखने हैं, जो इंकर हो गए एक्सपेंस या कॉस्ट वो भी सब लिखनी है, एंड नॉट एज मनी इज़ रिसीव्ड और पेड। और इस बुनियाद पर आपने अकाउंटिंग नहीं करनी कि जो मिला सिर्फ उसे लिखेंगे या जो पे किया सिर्फ उसे लिखेंगे। जो अर्न हो गया सब का सब लिखें, जो इंकर हो गया वो भी सब का सब लिखें, एंड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेट। तो ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, डिस्कस द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड देयर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप ऑडिटर बनने जा रहे हैं, आप ऑडिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर अकाउंटिंग अजम्पशन आपके लिए क्यों यूज़फुल हैं भाई? आपने क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, उसमें अकाउंटिंग को चेक करना है, तो you must understand fundamental accounting assumptions so that you can review, you can examine the application of these accounting assumptions. Question number 4 का second part है जी, describe the considerations which should govern the selection and application of accounting policies. accounting policies की applications जो हैं वो कुछ considerations पर depend करती है। डिपेंडिंग अपॉन द कंसिड्रेशन आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी किस सिचुएशन में अप्लाई की जाएगी। अब वो कौन सी कंसिड्रेशंस हैं जिनकी बुनियाद पर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन का फ़ैसला किया जाता है, सिलेक्शन का फ़ैसला किया जाता है, दैट इज़ आवर क्वेश्चन। तो डिस्क्राइब द कंसिड्रेशंस विच शुड गवर्न द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। देयर आर 3 अकाउंटिंग considerations which are based while we select on accounting policies. First is prudence, second is substance over form, and third is materiality. The consideration in the selection of accounting policies by an enterprise are that the financial statements prepared and presented on the basis of such accounting policies. ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं ये एक एंटरप्राइज़ के लिए इनको कंसिडर करना, इनकी सिलेक्शन ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो इन पर बेस करती है, प्रूडेंस पर, सब्सटेंस ओवर फॉर्म पर और मटेरियलिटी पर। जब तक ये कंसिडरेशंस जो हैं ये अप्लाई ना की जाएं, इनकी बुनियाद पर फैसला ना किया जाए, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की जो सिलेक्शन है वो फेयरली नहीं की जा सकती। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो कंसिडरेशंस कौन सी हैं, उनका क्या मतलब है। फर्स्ट इज़ प्रूडेंस। प्रूडेंस मीन्स आपने जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनानी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हैं, तो देयर आर नंबर ऑफ़ आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनको आपने एस्टिमेट करना है, बिकॉज अकाउंटिंग ईयर तो टाइम के लिहाज से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ इवेंट्स होते हैं जो अभी इनकम्प्लीट होते हैं, इन प्रोसेस होते हैं। प्रूडेंस के मुताबिक आपने क्या करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब क्लोज़ करना है तो वो इवेंट्स जो अभी इन प्रोसेस हैं, जिनके बारे में अभी डिसीजन नहीं हुआ, कंफर्मेशन नहीं हुई, आपको उन्हें एस्टिमेट करके लिखना है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू पिक्चर बताएं। आप समटाइम एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डेटर्स लिखे हैं जी, रिसीवेबल्स लिखे हैं। अब डेटर्स में से कुछ ऐसे डेटर्स हैं, रिसीवेबल्स हैं जो डाउटफुल हैं कि शायद इनसे रिकवरी ना हो सके,
क्यों डाउटफुल हैं? क्योंकि वो जो ड्यू डेट आपकी उनके साथ कमिट हुई थी, वो ड्यू डेट पर आपको पे नहीं कर सके। लेकिन अभी उन्होंने इनकार भी नहीं किया, प्रॉमिस किया है, उन्होंने फर्दर आपसे कोई रिलैक्सेशन मांग ली है। तो जिन डेटर्स की ड्यू डेट गुजर जाती है वो डाउटफुल हो जाते हैं कि शायद हमें यहाँ से रिकवरी ना हो सके। तो फिर आप क्या करते हैं, आप बैड डेट्स को, डाउटफुल डेट्स को एस्टिमेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोविजंस या रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट्स। इसी तरह डिफरेंट एस्टिमेशन आपको करनी पड़ती हैं। जैसे एक और एग्जांपल में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, कि आपकी अकाउंटिंग ईयर आपका 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाना है, लेकिन जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपसे टैक्स मांगेगा नेक्स्ट ईयर में, जून में, जब उनका अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल ईयर है वो कंप्लीट होगा। तो आप फिर क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज़ करने के लिए टैक्स को एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतनी हमारी प्रॉफिट है, उस पर इतने % एस्टिमेटेड टैक्स होगा। तो ये हमारा टैक्स का जो टैक्स की जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंस है, वो होगा। वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज़ कर देते हैं और अपने रिज़र्व्स, अपनी प्रॉफिट्स जो हैं, अपने जो सरप्लस है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए कई जो हैं वो एस्टिमेट्स करते हैं। समटाइम रेवेन्यूज़ की एस्टिमेशंस होती है, समटाइम एक्सपेंसेस की एस्टिमेशंस होती हैं। प्रूडेंस का मतलब ये है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त जो भी एस्टिमेशंस करें वो नियर टू रियलिटी होनी चाहिए, नियर टू रियलिटी होनी चाहिए। मतलब आप एस्टिमेशंस करते वक्त बड़े कैलकुलेटेड हों। आप जो एंटीसिपेशन करें, जो एस्टिमेशंस करें, वो ना तो ओवर स्टेटेड होने चाहिए, ना अंडर स्टेटेड होने चाहिए। होता क्या है, आम तौर पर फ्रॉड किया जाता है कि आप अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के लिख लेते हैं और एक्सपेंसेस को कम करके लिख देते हैं। या अगर आपका मकसद जो है वो बैंक से लोन लेना हो और आपने अपनी पोजीशन फेवरेबल शो करनी हो, तो आप अपने जो रेवेन्यूज़ हैं उसको बढ़ा देते हैं और कॉस्ट को कम करके लिख देते हैं। और मकसद अगर टैक्स से बचना हो तो आप क्या करते हैं, रेवेन्यूज़ को कम करके लिख देते हैं और एक्सपेंसेस को बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं ताकि प्रॉफिट कम शो हो और हम टैक्स से बच जाए। प्रूडेंस का मतलब है जी कि आप जब भी एस्टिमेशंस करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, वो नियर टू रियलिटी करें, सो दैट कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करें और यूज़र जो है वो मिसगाइड ना हो। तो प्रूडेंस क्या है, इन व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी अटैच टू द फ्यूचर इवेंट, प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड बट रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन दे रियलाइज, दो नॉट नेसेसरली इन कैश। Provisions is made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty and represents only a best estimate in the light of available information. Simple words में prudence का मतलब है estimations made should be near to reality, expenses should not be overstated or understated, and revenues should not be understated or overstated। दोनों को understate और overstate नहीं करना चाहिए benefits लेने के लिए। सेकंड कंसिडरेशन है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये है, देखिए कुछ चीज़ें आपको अपेरेंटली वो डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं जबकि उनकी सब्सटेंस, उनकी हकीकत मुख्तलिफ होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है कि चीज़ों को, आइटम्स को जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखें, उनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें, वो उनकी अपीयरेंस की बेस पर, उनकी अपीयरेंस की बेस पर ना करें, बल्कि उनकी सब्सटेंस की बेस पर, उनकी रियलिटी की बेस पर आप ट्रीटमेंट करें। चीज़ें जो नज़र आ रही हैं उस बुनियाद पर ना लिखी जाए, बल्कि जो हकीकत है, जो सब्सटेंस है उनके पीछे, उस बुनियाद पर लिखी जाए। इसकी बड़ी कॉमन सी, सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपके पास कोई एसेट है, कोई कार है, कोई बिल्डिंग है, कोई फैक्ट्री है, उसमें मशीनरीज़ हैं, वो मिलियंस की हैं, $1 मिलियन की हैं, अब वो आपकी कस्टडी में हैं, आप उनको यूज़ करते हैं, आप अपेरेंटली वो आप उसके मालिक हैं क्योंकि वो आपकी कस्टडी में हैं। लेकिन होता क्या है, कंपनी ने वो लीज़ पर ली होती हैं बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या क्रेडिट पर ली हुई होती हैं, उनकी कुछ इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी होती हैं, कुछ अभी पेएबल होती हैं। अपेरेंटली तो वो आपके एसेट्स हैं, मशीनरीज हैं, लेकिन सब्सटेंस क्या है कि आपके वो कब्ज़े में तो हैं, पोजेशन में तो हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट आपने अभी कुछ अमाउंट्स पे करनी हैं, इंस्टॉलमेंट्स पेएबल हैं,
वो ज़्यादा हैं या कम हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक 1,10,00,000 लाख की एक मशीनरी है, अब वो आपकी पोजेशन में, आप उसे एसेट साइड पे लिखें, अपेरेंटली तो यही नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि आपने उस 10 लाख की मशीनरी का 4 लाख रुपया अदा कर दिया हुआ है और 6 लाख अभी अदा करना है इन टर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है भी कि आप अगर उस मशीनरी की 10 लाख वैल्यू अगर आप एसेट साइड पर लिख रहे हैं तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है उसके अगेंस्ट जो अभी आपने 6 लाख रुपया अदा करना है उसको भी लाइबिलिटी साइड पर लिखें। इस तरह ट्रू पिक्चर क्लियर होगी, सब्सटेंस चीज़ें उनकी हकीकत की बुनियाद पर डिस्प्ले होंगी। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, हर चीज़ जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ट्रांजैक्शंस में, इवेंट्स में, शुड बी गवर्न बाय देयर सब्सटेंस, उनको उनकी हकीकत पर लिखना चाहिए, नॉट मैरिली बाय देयर लीगल फॉर्म, उनकी ज़ाहरी, उनकी कानूनी शक्लों की बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर नहीं लिखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वो मशीनरी के डॉक्यूमेंट्स में तो आप उसके मालिक हैं, लीगल उसकी फॉर्म तो यही है, लेकिन उसकी सब्सटेंस क्या है, आपने उसका भी 6 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में पे करना है, तो आपको वो लाइबिलिटी साइड पर लिखना चाहिए। दैट इज़ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। थर्ड और लास्ट कंसिडरेशन है जी मटीरियलिटी। मटीरियलिटी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ऐसी चीज़ भी आप मिस नहीं करेंगे जो मटीरियलिटी मतलब मटीरियल हो, इम्पॉर्टेंट हो, इतनी इम्पॉर्टेंट कि अगर उसे आप ओवर स्टेट कर दें, उसे मिस स्टेट कर दें या उसको ओमिट कर दें, ना लिखें, तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिज़ल्ट्स हैं वो इतने चेंज हो जाते हैं कि यूज़र जो है वो मिस गाइड हो जाता है। तो मटीरियलिटी का मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप हर अहम चीज़ लिखें, डिस्क्लोज़ करें, विच आर मटीरियल एनफ, जो इतनी अहम हो टू अफेक्ट द यूज़र्स डिसीजंस ऑफ द यूज़र्स डिसीजंस, जो यूज़र्स के डिसीजन को इफ़ेक्ट करें, हर उस मटीरियल आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखें। तो ये इस क्वेश्चन के जो 2 पार्ट्स है वो हमारे कंप्लीट हो गए। डिस्कस द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड देयर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्राइब द कंसिडरेशंस व्हिच शुड गवर्न द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जो है वो इसे एज सच जो है वो डायरेक्टली तो नहीं पढ़ा, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने इसको डिस्कस किया है आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में। देखें, मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने एज एन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना है, तो ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपकी मिसकंसेप्शन हो कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ऑडिटर की समझ रहे हों, आप जो ऑडिटर की हैं वो मैनेजमेंट की समझ रहे हों। एक्चुअली होता क्या है, जो आपने प्रीवियसली बीकॉम लेवल पर ऑडिटिंग पढ़ी है ना, उसमें मिक्सचर था, उसमें ना मिसकंसेप्शन थी। आप अभी भी अपने फेलो से डिस्कस कर लें जो एडवांस ऑडिट का ये कोर्स नहीं पढ़ रहे, जिन्होंने ये स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा हुआ, वो समझते होंगे जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू बनाना, फेयर बनाना ये ऑडिटर की ज़िम्मेदारी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर गलती को निकालना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथ एंड फेयरनेस को इंश्योर करना ये ऑडिटर की ज़िम्मेदारी है। वो अभी ये समझते होंगे कि शायद फाइनेंशियल ऑडिट करवाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू एंड फेयर हो जाएंगी, उसमें सारी गलतियाँ निकल जाएंगी, जबकि आपको पता है और आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि ऐसा नहीं है। ऑडिटर तो सिर्फ ओपिनियन देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना ये तो मैनेजमेंट का काम है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की सिलेक्शन, अकाउंटिंग जो है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाना, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअली आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप जो है वो ऑडिटर और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डिफ्रेंशिएशन कर सकें। तो हम इसको डिस्कस करते हैं जी। जो ISA 200 में लिखा हुआ है जी, आप इसको ऑलरेडी इससे फेमिलियर होंगे। Financial statements are the responsibility of management. The preparation of such statements require management to make significant, कि मैनेजमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो डिसीजंस करे
उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए एस्टिमेट्स करे, जजमेंट करे, एज वेल एज डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और मैनेजमेंट डिटरमिन करे कि कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे एंड मेथड्स अप्लाई होंगे यूज़ इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मैनेजमेंट का काम है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एस्टिमेट्स, जजमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए चाहिए वो मैनेजमेंट जिम्मेदार है उसकी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर बाय द मैनेजर, जो मैनेजमेंट बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए ऑफ द स्टेट ऑफ एंटिटीज़ अफेयर्स एंड इट्स ऑपरेशन, कंपनी के सारे मामलात के बारे में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू और फेयर पिक्चर शो करें। ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। इट इज़ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ बनी हुई है, रेगुलेशंस के मुताबिक बनी हुई है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, एरर्स को, फ्रॉड को रोकना, उन्हें डिटेक्ट करना, नॉन कंप्लायंस रेस्ट्स, जितनी भी खिलाफ वर्जियाँ हैं, नॉन कंप्लायंस हैं, इन सब की ज़िम्मेदार रेस्ट्स विद द मैनेजमेंट ज़िम्मेदार है। ऑडिटर का काम तो सिर्फ ओपिनियन देना है। अगर इस ओपिनियन देने के दौरान वो जो अपने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करता है उसको कोई एरर्स और फ्रॉड मिल जाते हैं तो वो उसको जो है वो अपने ओपिनियन में लिख देता है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट कि वो लॉ एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, वो एरर्स और फ्रॉड को प्रिवेंट करे, डिटेक्ट करे, नॉन कंप्लायंस को डिटेक्ट करे, उसको कंप्लायंस में बदले। ये मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है। The following policies and procedures among others may assist management in discharging the responsibility। ये वो एक्शंस हैं, ये मैनेजमेंट वो ये एक्शंस ले सकती है अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। तो आई थिंक ये पॉइंट अब आपका क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ये क्वेश्चन भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये सितंबर 98 में आया था, CA के पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट आर द प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, who may be the other users, specify the purpose for which they may be interested in financial statements। आपने यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। ऑलरेडी हमने जब अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमने नीड ऑफ अश्योरेंस में पढ़ा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर मतलब जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जो कंसर्न हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, तो ये वही यूज़र्स हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो यूज़र्स हैं। अब क्यों इन्वेस्टर्स क्यों इंटरेस्टेड हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? दे नीड इन्फॉर्मेशन टू हेल्प देम डिटरमिन वेदर दे शुड बाय, होल्ड और सेल। शेयर होल्डर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसमें शेयर होल्डर्स क्यों इंटरेस्टेड हैं? विच एनेबल्स दैम टू असेस द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू पे डिविडेंड्स। वो ये जानना चाहते हैं कि भाई कंपनी उन्हें कितना डिविडेंड देगी, उन्हें क्या कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, कम कर देना चाहिए या डिस इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। इसी तरह एम्प्लॉयज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एम्प्लॉयज़ आर देयर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स आर इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का प्रॉफिट जानना चाहते हैं, उसकी स्टेबिलिटी, ग्रोथ जानना चाहते हैं। They are also interested in information which enable them to assess the ability of the enterprise to provide remuneration, retirement benefits and employment opportunities। वो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी उन्हें कितनी रेम्यूनरेशन उनकी बढ़ा देगी, उनको देगी, या रिटायरमेंट बेनिफिट्स कितने देगी। ये डिपेंड करता है कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर कि कितना अच्छा कंपनी फाइनेंशियली ग्रो कर रही है, साउंड है। तो एम्प्लॉयज़ भी जानना चाहते हैं। इस तरह लेंडर्स, उधार देने वाले भी इंटरेस्टेड हैं इन इन्फॉर्मेशन दैट एनेबल दैम टू डिटरमाइन वेदर देयर लोन्स एंड इंटरेस्ट अटैचिंग टू दैम विल बी पेड व्हेन ड्यू, कि क्या उन कंपनी ने जो उनसे कर्ज़े लिए हुए हैं, क्या कंपनी उनको ये कर्ज़े टाइमली वापस करेगी या नहीं करेगी। ये भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। इस तरह सप्लायर्स एंड ट्रेड क्रेडिटर्स, जिन्होंने कंपनी को क्रेडिट पर सेल करना है, वो भी कंपनी की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं ताकि वो ये फैसला करेंगे क्या उन्हें कंपनी को मज़ीद क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसी तरह कस्टमर्स हैव एन इंटरेस्ट इन इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्कमस्टांसेस ऑफ एंटरप्राइज, स्पेशली व्हेन दे हैव लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट
विद और आर डिपेंडेंट ऑन द एंटरप्राइज। देखें कई ऐसे बिजनेस कस्टमर्स होते हैं, B2B कस्टमर्स होते हैं जो आपसे लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, उनके बिज़नेस डिपेंड ही आप पर कर रहे होते हैं। अगर आप साउंड हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं फाइनेंशियली, तो उनके बिज़नेस चलेंगे, अदरवाइज़ उनके बिजनेसेस जो हैं वो नहीं चल सकेंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है। देन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। गवर्नमेंट एंड एजेंसीज का मतलब है जी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड एजेंसीज हैं, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, या अदर कस्टम डिपार्टमेंट हैं। ये एजेंसीज भी इंटरेस्टेड हैं कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हवाले से। गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज आर इंटरेस्टेड इन एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड देयर फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ enterprise. They also require information in order to regulate the activities of enterprise. वो देख सकें कंपनी कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, कंपनी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाए। डिटरमाइन टैक्सेशन पॉलिसीज़ एज द बेसिस फॉर द नेचुरल इनकम एंड सिमिलर स्टैटिस्टिक्स। इस तरह पब्लिक आम आवाम भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करना है या उन्होंने कंपनी में जॉब करनी है। वो पब्लिक भी इंटरेस्टेड है कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की अथेंटिसिटी के बारे में जानने के लिए। एंटरप्राइज इफेक्ट द मेंबर्स of public in the variety way. For example, enterprise may make a substantial contribution to the local economy in many ways, including the number of people they employ and their patronage of local supplier. Financial statement may assist the public by providing information about the trend and recent development in the prosperity of the enterprise and the range of its activities. तो पब्लिक जानना चाहती है, जो पब्लिक यहाँ पे जॉब करना चाहती है, या वो पब्लिक जिसने कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो कंपनी की प्रॉस्पेरिटी, कंपनी की तरक्की के बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहती है। इसी तरह कंपनी के मैनेजर्स जानना चाहते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। मैनेजर नीड इन्फॉर्मेशन टू मॉनिटर द अफेयर्स ऑफ द एंटिटी एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स टू मेक इट मोर प्रॉफिटेबल एंड बेटर मैनेज एंटिटी। दे आल्सो नीड द इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर प्लानिंग, फॉर एग्जांपल बजट बेस्ड ऑन प्रीवियस पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैनेजर्स ने क्योंकि बजट बनाने हैं, कंपनी के फ्यूचर डिसीजंस करने हैं, तो उनके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में जानना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि उसकी बुनियाद पर वो फैसले कर सकें। इस तरह कंपनी के जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जिन्होंने माली तौर पर कंपनी के लिए फ़ैसले करने हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से जो है वो गेट करना चाहिए, कहाँ पर स्पेंड करना चाहिए, और कंपनी के जो एडवाइज़र्स हैं वो लीगल एडवाइज़र्स हैं या कंपनी के कंसल्टेंट्स हैं, वो इंटरेस्टेड हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड एडवाइज़र यूज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एनालाइज द क्वालिटी ऑफ अर्निंग एंड द एंटिटी एंड इट्स पोटेंशियल टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड एबिलिटी टू पे डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस दे एडवाइज देयर क्लाइंट्स एंड पब्लिक और इन लार्ज whether or not to invest or hold investment in the entity। तो ये वो यूज़र्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन था जी। यूज़र्स कौन से हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, और वो किस किस्म की इन्फॉर्मेशन कंपनी से चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ISA 200 में डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। ये टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं जब हम जो है वो ऑडिट को डिस्कस करते हैं कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और ऑडिटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं। देखें स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया है, एक थ्रेशहोल्ड है, एक टारगेट है कि भाई आपने इसको मीट करना है। अब उस टारगेट को मीट करने के लिए आप कौन से तरीके, कौन से मेथड अडॉप्ट करते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जो प्रोफेशनल बॉडीज़ बनाती हैं, इंटरनेशनली क्वालिफाइड बॉडीज़ बनाती हैं। प्रोसीजर्स का मतलब जैसे मैं बता रहा था कि वो टेक्निक्स हैं, वो मेथड्स हैं जो स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए की जाती हैं। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जो इंटरनेशनली बनाए जाते हैं, और ऑडिटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, जो ऑडिटर तरीके, टेक्निक अडॉप्ट करता है उन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ले डाउन द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस विच मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशनल बॉडीज़ आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। वो स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनली बनाए जाते हैं, वो असूल, वो तरीक़ा कार जो प्रोफेशनल बॉडीज़ बनाती हैं, जो इंटरनेशनली रेगुलेट कर रही होती हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को,
दे आर मैंडेटरी फॉर मेंबर्स टू फॉलो इन द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ये ज़ाहिर सी बात है मेंबर्स के लिए मैंडेटरी होती हैं, लाजमी होती हैं कि इनको फॉलो किए जाएँ। तो दोज आर कॉल्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। और ऑडिटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं कि ऑडिट स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए जो मेथड, जो टेक्निक्स, जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं for the implementation of principles and practices laid down in the auditing standards। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए जो मेथड अप्लाई किए जाते हैं, जो टेक्निक अप्लाई की जाती हैं, जो प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने के लिए, दोज आर कॉल्ड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था जी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और ऑडिटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बड़ा सिंपल सा है, आप इसे रीड आउट कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, और उसका बी पार्ट है एक्सप्लेन द टर्म रीजनेबल अश्योरेंस। ये ऑटम 2001 जो सीए का पेपर था उसमें आया हुआ था। अब दोनों के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, आपने ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी है। The objective of an audit of the financial statement is to enable the auditor to express an opinion whether financial statements are prepared in all material aspects in accordance with identified financial reporting framework। अब आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है, आपने enable the auditor के बारे में पढ़ा है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जो एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में है वो भी देख सकते हैं। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, एक्सप्रेस एन ओपिनियन का मतलब क्या है ये भी उस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, मटेरियल रिस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, ये भी उस लेक्चर में मैंने एलेबोरेट किया हुआ है। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जी फाइनेंशियल जो ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट है उसका। सेकंड बी पार्ट है द टर्म रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में भी आपने पढ़ा है, आपको प्रीवियस लेक्चर का मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसमें भी आप लिंक दूंगा, उसमें भी देख सकते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल ऑडिट में ऑडिटर जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है नॉट 100% एश्योरेंस, मतलब ऐसी एश्योरेंस है जिसमें एक्सेप्टेबल मार्जिन ऑफ एरर होता है। तो रीजनेबल मतलब नॉट 100%, नॉट एब्सोल्यूट। तो यही देखें जी, इस आंसर में भी सीए की जो बुक है उसमें भी यही आंसर है। फॉर द ऑडिट ओपिनियन एंड ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद ISA is designed to provide reasonable assurance that financial statement taken as a whole are free from material misstatements. Reasonable assurance is a concept relating to the accumulation of the audit evidences। कि जो रीज़नेबल अश्योरेंस है उसका मतलब ये है कि ऑडिट करते वक्त जो एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, एक्यूमुलेशन उनकी की जाती है, ऑडिटर जो करता है वो कंक्लूड करते हैं देयर आर नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल। जो ओवरऑल देखा जाता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं हैं। रीजनेबल अश्योरेंस रिलेट टू द होल ऑडिट प्रोसेस। An auditor can only give reasonable assurance because judgment factor and the selection of sample involved in the audit। क्योंकि ऑडिट में जजमेंट होती है, सैम्पलिंग होती है, हर आइटम को 100% चेक नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्कस ब्रीवली व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म ट्रू एंड फेयर व्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्प्रिंग 2002 में क्वेश्चन नंबर 1 था सीए के पास पेपर में, इसके 5 मार्क्स थे। ये ट्रू एंड फेयर व्यू के मीनिंग्स हैं। देखिए ये ट्रू एंड फेयर व्यू के डिटेल मीनिंग हैं, आप इसको रीड आउट कीजिएगा। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन जब मैंने आपको बताई तो मैं ट्रू और फेयर के मीनिंग आपको बता चुका हूँ। आप उन्हीं को याद कर लें, उन्हीं को समझ लें तो ये सारे मीनिंग्स क्लियर हो जाएंगे। अपने नॉलेज के लिए आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वही मीनिंग जो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, जो मैंने आपको स्लाइड्स भी शेयर की थी और लेक्चर भी डिलीवर किया था, वो एनफ हैं। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि देखें ये ट्रू एंड फेयर व्यू के मीनिंग जो आपने पढ़े हैं वो ISA 200 से रिलेटेड हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीए के पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर 14 है इन द रिसेंट पास्ट the professional firm has developed more advanced level audit software। रिसेंट पास्ट में एक प्रोफेशनल फर्म ने एक बड़ा एडवांस लेवल का ऑडिट सॉफ्टवेयर डेवलप किया। दिस सॉफ्टवेयर हैज़ असिस्टेड द ऑडिटर इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। इस सॉफ्टवेयर ने हेल्प आउट किया ऑडिटर्स को ऑडिट करने में। देयर इज़ अ व्यू पॉइंट दैट, एक राय है
that these technological developments would eliminate the element of human judgment। ये एक राय इसके बारे में है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, ये ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे ह्यूमन जजमेंट का एलिमेंट। मतलब लोगों की जो ऑडिटर की जो जजमेंट है ना, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सॉफ्टवेयर में डाटा जो है वो सारा शिफ्ट करेंगे, वो सॉफ्टवेयर आपको ओपिनियन दे दिया करेगा। ये एक व्यू पॉइंट है इन द ऑडिट प्रोफेशन इन द नियर फ्यूचर। कि नियर फ्यूचर में ऐसा होगा कि आप इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को, मतलब इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे, उसमें सारा डाटा फीड करेंगे, जिससे ह्यूमन की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे कहा जाता है भाई अकाउंटिंग करने में अब ह्यूमन्स की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, जबकि हकीकत वैसे ऐसी नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जितना भी एडवांस लेवल का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो नॉन प्रोफेशनल नहीं कर रहे परफॉर्म। उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। और सिर्फ सॉफ्टवेयर पर बेस नहीं किया जाता किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, बल्कि मैनुअल अकाउंटिंग साथ साथ की जाती है। उसके बगैर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है सॉफ्टवेयर पे मेंटेन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर प्रोग्राम्ड, दे आर रोबोटिक, they are automatic, they does not involve the situational factors। सिचुएशनल चेंजेस को वो कॉप नहीं कर रही होती। तो ह्यूमन जजमेंट तो अकाउंटिंग में ख़त्म नहीं हो सकी। तो ये जो व्यू पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और वो सॉफ्टवेयर जो है वो ह्यूमन्स की, मतलब ऑडिटर्स की ज़रूरत को ख़त्म कर देंगे, इसके बारे में क्या आपकी राय है? एक्सप्लेन योर आंसर विद रीज़न। तो ये प्रोफेशनल्स का आंसर है इन द व्यू पॉइंट दैट मोर एडवांस लेवल ऑडिट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वुड एलिमिनेट द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन जजमेंट इन द ऑडिट प्रोग्राम इन नियर फ्यूचर इज़ नॉट करेक्ट। कि ये व्यू पॉइंट करेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें और उस सॉफ्टवेयर की बुनियाद पर वो सॉफ्टवेयर आपको ओपिनियन दे दे, फिर आपको ह्यूमन्स की ज़रूरत ना रहे ऑडिट करवाने में। ऑडिट के लिए आप सिर्फ क्या करें जी, आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें, परचेज़ कर लें, और फिर कोई भी उसमें डाटा फीड करके आपको आंसर दे दे, ऑडिटर ओपिनियन दे दे। ऐसा नहीं है। दीज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्दो आर वेरी मच हेल्पिंग, ये हेल्प तो कर सकती हैं लेकिन ये ह्यूमन नीड्स को एलिमिनेट नहीं कर सकती। ये इसका रिप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लिस्ट डाउन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। आपने ये पूरा लेक्चर मेरा सुना होगा एश्योरेंस प्रोविजंस का, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे भी वॉच कर सकते हैं। सेम देखें जी, यहाँ सीए के पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, उसके आंसर उन्होंने बताया हुआ है जी कि इसमें 3 पार्टी रिलेशनशिप है, एग्रीमेंट होता है जिसमें सब्जेक्ट मैटर होगा, एक क्राइटेरिया होगा, एंगेजमेंट हो गई, एग्रीमेंट होगा, फिर कंक्लूजन, फिर इन्हांस द कॉन्फिडेंस इन्हांस किया जाएगा, कंक्लूजन दी जाएगी। इसका सी पार्ट है जी इस क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड ऑडिट एंगेजमेंट। बड़ा सिंपल है, देखें एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है जनरली एश्योरेंस एंगेजमेंट्स की टाइप्स आपने पढ़ी हैं, 4 तरह की होती हैं। 1 इज़ ऑडिट एंगेजमेंट, जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिट भी कहते हैं। 2nd इज़ रिव्यू एंगेजमेंट, 3rd इज़ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, एंड 4th इज़ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो यहाँ आपसे पूछा गया बताएं भाई एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या डिफरेंस है और ऑडिट एंगेजमेंट में क्या डिफरेंस है। तो बड़ा सिंपल है जी, एश्योरेंस एंगेजमेंट में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एश्योरेंस इन एंगेजमेंट वेयर अ प्रैक्टिशनर एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर बाय अप्लाइंग क्राइटेरिया। वही लिखा हुआ जी, इट रिक्वायर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन सब्जेक्ट मैटर वेदर द सब्जेक्ट मैटर कन्फर्म्स इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स विद सुटेबल क्राइटेरिया गिविंग द हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस एंगेजमेंट की वो डेफिनेशन जो आपने लिखी थी, ये उस डिफरेंट वर्ड्स हैं, मीनिंग बिल्कुल सेम है। और ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, वही डेफिनेशन लिख सकते हैं। ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन, टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एंड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिट क्या है, जिसमें ऑडिटर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से। तो ऑडिट एंगेजमेंट मतलब एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्कस मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मटीरियलिटी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको मार्क भी करवाया है, आपको मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दोबारा सेंड कर दूंगा। ये प्रीवियस लेक्चर जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन पर था, उसमें हमने मटीरियलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पर भी वर्डिंग सिर्फ डिफरेंट है, आप इसको अपने नॉलेज के लिए इन सब वर्डिंग्स को पढ़ सकते हैं। मैं इसको सिर्फ ब्रीफ करूँगा आपके सामने। ये ऑटम 2003 में क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट था, 6 मार्क्स का सीए के पास पेपर में।
कि मटीरियलिटी के बारे में आपने पढ़ा जी, हर वो अहम चीज़ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी जानी चाहिए, अगर उसे ना लिखा जाए तो उनको यहाँ ओमिट कर दिया जाए, या रॉन्गली लिखा जाए, ओमिट कर दिया जाए, या मिस स्टेट किया जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनके जो यूज़र्स हैं उनके डिसीजंस पर इफ़ेक्ट होता है। तो क्या है जी, इन्फॉर्मेशन इज़ मटीरियल, हर वो इन्फॉर्मेशन कहता है अहम है, मटीरियल है, जिसको अगर ओमिट कर दिया जाए या मिस स्टेट किया जाए तो कुड इन्फ्लुएंस, वो इफ़ेक्ट कर सकती है, मुतासिर कर सकती है, असरअंदाज हो सकती है इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूज़र्स के फ़ैसलों पर, टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फैसले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर किए जाते हैं। मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ आइटम और एरर जज इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस ऑफ सबमिशन। मटीरियलिटी जाहिर सी बात है साइज़ पर डिपेंड करती है कि कितने डॉलर का की जो चीज़ है वो मटेरियल है, कितने डॉलर की मटेरियल नहीं है, कितने रुपीज़ की। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी कि एक ऐसा बिज़नेस जिसका फॉर एग्जांपल टोटल इक्विटी जिसकी $50,000 है, उसके लिए $500 बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ऐसा बिज़नेस जिसकी इक्विटी जो है वो $5 लाख है या 1 मिलियन $10 लाख है, उसके लिए $500 जो है वो मैटर नहीं करता। तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस मटीरियलिटी लेवल जो है वो चेंज हो जाता है। 10 मटीरियलिटी क्या है, प्रोवाइड द थ्रेशहोल्ड, मतलब ये एक स्टैंडर्ड है, कट ऑफ पॉइंट है कि भाई इतनी अमाउंट मटेरियल है, इससे बिलो की मटेरियल नहीं है, इससे ज़्यादा की मटेरियल है, मतलब एक ये कट ऑफ पॉइंट है जो कट कर देता है कि भाई ये चीज़ें इमटीरियल हैं, ये चीज़ें मटीरियल हैं। तो रिमेनिंग आप इसको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मटीरियलिटी की वही डेफिनेशन लिख देंगे जो मैंने आपको लिखवाई है, स्लाइड्स में दी हुई है, वो एनफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डज टर्म स्कोप ऑफ ऑडिट रेफर टू, ऑडिट के स्कोप का क्या मतलब है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के स्कोप का क्या मतलब है, ऑडिट का क्या मतलब है। इसका बी पार्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय रीजनेबल एश्योरेंस, दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। वाई एन और थर्ड पार्ट है जी, वाई एन ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस मोर और लेस, ये भी आपने डिस्कस किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 19 का ए पार्ट पहले डिस्कस करते हैं कि स्कोप ऑफ ऑडिट का क्या मतलब है। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब है जिस क्राइटेरिया के मुताबिक, जिस कानून के मुताबिक, जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप ऑडिट कंडक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्कोप ऑफ ऑडिट। The term scope of audit refers to the audit procedures deemed necessary in a circumstances to achieve the objectives of audit, कि वो सारे प्रोसीजर जो आप अडॉप्ट करते हैं ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISAs, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट्स, वो जो स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने के लिए आप जो ऑडिट प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं, दोज आर कॉल्ड स्कोप ऑफ ऑडिट। वो सारे प्रोसीजर्स, वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हैं, रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ जो बताती हैं, जैसे पाकिस्तान में ICAP बताता है, ICAP इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान, वो जो लेजिस्लेशन किसी मुल्क का कानून है उसके रेगुलेशन हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, वेयर अप्रोप्रिएट जो अप्लाई होते हैं पर्टिकुलर सिचुएशंस में। द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, और वो सारी जो ऑडिट एंगेजमेंट की शर्तें थी जो ऑडिट करते वक्त जो ऑडिट एग्रीमेंट में लिखी गई थी, उन सब के मुताबिक जो ऑडिट किया जाता है वो उसका स्कोप बताता है। और जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब को फॉलो करना, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जितने भी रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ के बनाए हुए कवानीन हैं, उन सब के मुताबिक ऑडिट करना, दैट डिटरमिन द स्कोप ऑफ ऑडिट। अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि ये जाहिर सी बात है 2017 से पहले वाले CA के पास पेपर हैं, तो यहाँ पर कंपनीज ऑर्डिनेंस का वर्ड यूज़ किया गया है। अब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज पाकिस्तान, द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन इन कंपनीज ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान में जो ऑडिट है ना वो सबसे अहम कंपनीज ऑर्डिनेंस में देखा जाता है कि ऑडिट के क्या रेगुलेशन हैं। फिर प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट ऑन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के बारे में जो प्रोफेशनल बॉडी जो है उसने जो अनाउंसमेंट्स की होती हैं, जो कवानीन बताए होते हैं, जैसे पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है जो ICAP अडॉप्ट करता है। पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल बॉडी जो काम कर रही है वो ICAP है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जब भी ऑडिट किया जाएगा तो क्या किया जाएगा जी, कंपनीज एक्ट को देखा जाएगा प्रीवियसली जिसको हम कंपनीज ऑर्डिनेंस कहते थे, और ICAP जो
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट फॉलो कर रही है और बाउंड करती है ऑडिटर्स को आपको ये फॉलो करें, उनको देखा जाएगा। ये स्कोप ऑफ ऑडिट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड पार्ट मैंने जैसे बताया, रिपीट हो गया, रीज़नेबल एश्योरेंस का मतलब है जी जो रीज़नेबल होती है, जो एब्सोल्यूट नहीं होती, जिसमें एरर्स के चांसेस होते हैं, उसको रीज़नेबल कहा जाता है। सी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसका आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वाई एन ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ऑडिटर क्यों 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता? वजह ये है कि उसने सैम्पलिंग करनी है, उसने सारी आइटम्स को चेक नहीं करना, उसके पास लिमिटेड टाइम होता है, फिर वो जाहिर सी बात है वो एक एक्सटर्नल पार्टी है, वो इंटरनली कंपनी के हर ट्रांजैक्शन को नहीं जानता होता, कंपनी के सारे सिस्टम को कुछ अर्सा में नहीं जान सकता, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। फिर वो टेस्ट चेकिंग करता है, कंप्लीट चेकिंग, डिटेल से हर आइटम को चेक नहीं करता, फिर वो जजमेंट की बेस पर ओपिनियन देता है। ये सारी वो वजूहात हैं जो आपने पढ़ी हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में, भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप दोबारा से उसे देख सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन इज़ टू गिव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस इन द ऑडिटिंग इज़ नॉट अटेनेबल, नहीं हासिल की जा सकती क्योंकि जजमेंट होती है इसमें। टेस्ट नेचर का मतलब है 100% चीज़ों को चेक नहीं किया जाता, सिर्फ टेस्ट किया जाता है, कुछ को चेक किया जाता है, रिमेनिंग को कंसिडर कर लिया जाता है कि वो चेक्ड हैं। फिर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग की, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इनहेरेंट का मतलब ये जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऑडिटर उनको डिटेल से चेक नहीं कर पाता, उसके पास टाइम इतना नहीं होता। कुछ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी का सिस्टम होता है, ऑडिटर एक एक्सटर्नल पार्टी होती है, तो वो कुछ चीज़ों को जो है वो एग्जामिन ही नहीं कर पाता। The fact that most of evidence available to the auditor is persuasive rather than conclusive in nature, जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑडिट एविडेंसेस जो हैं वो कंक्लूसिव नहीं होते, परसुएसिव होते हैं, कि मतलब उनसे खुद आपको ओपिनियन ड्रॉ करनी पड़ती है, वो खुद आपको कोई क्लियर कट ओपिनियन नहीं दे रहे होते। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ मेंट बाय अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? गिव एनी 2 एग्जांपल्स about the uncertainty relating to the financial statements being audited by you। क्योंकि आपने ऑडिट करना है तो आपको अनसर्टेनिटी का पता होना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल जिससे आपको जो आपको फेस करनी पड़ सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से, ऐसे कौन से जो हैं वो इवेंट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अनसर्टेनिटी उसको गैर यकीनी बना देते हैं। मतलब इसमें ऑडिटर को ओपिनियन देते वक्त भी रिस्क का सामना करना पड़ता है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है दैट इज़ गोइंग कंसर्न। अनसर्टेनिटी का मतलब पहले तो क्लियर कर लेना जी, अनसर्टेनिटी का मतलब है कोई भी ऐसा फ्यूचर इवेंट जिसकी वजह से कंपनी जो है वो ऐसे हालात में मुब्तला हो जाए जो एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे, जो अनसर्टेन हैं, गैर यकीनी हैं। मतलब ऑडिटर ओपिनियन दे भी कंपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये बता रही होंगी कंपनी का अच्छा प्रॉफिट है, कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है, लेकिन क्या हो 1-2 महीने बाद कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए किसी भी वाक़े की वजह से, ये अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी किसकी वजह से होती है, उसकी 2 एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखी हुई हैं। गोइंग कंसर्न, कंपनी का जो कॉन्टीन्यूटी है उसका ख़तरा, ये कंपनी गोइंग कंसर्न ना रहे, बंद हो जाए। क्यों? इंडिकेटर एग्जिस्ट, ऐसे कुछ इंडिकेटर्स हों विच अराइज डाउट, जिसकी वजह से डाउट पैदा हो जाए दैट एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू, कि शायद इसकी वजह से कंपनी जो है वो अपना बिज़नेस कंटिन्यू नहीं रख सकती। फॉर एग्जांपल ऑडिटर किसी ऐसी कंपनी को ऑडिट करता है जो अनइंटरप्टेड जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ना उसको असिस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएस बना रहे हैं या जनरेटर बना रहे हैं। अब कंपनी बड़ा सक्सेसफुली रन कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, दूसरी तरफ कोई ऐसे प्लान गवर्नमेंट बना रही है, कोई ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स लगा रही है जिससे ये एक्सपेक्टेशन है कि 6 मंथ बाद 1 ईयर के बाद इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉर्टेज है वो ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो आपको जाहिर सी बात है ये जो जनरेटर हैं या यूपीएस है इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, तो बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो सकता है। या कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेसेस होते हैं कि जब वो टास्क कंप्लीट हुआ, जैसे रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, वो जब रोड बन गया वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, बिज़नेस ख़त्म हो गया। तो ऐसे इंडिकेटर जिसकी वजह से ये डाउट अराइज होता है कि बिज़नेस शायद गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा। इसी तरह कुछ ऐसे वाक़यात जैसे पेंडिंग लिटिगेशन, ये जो केसेस जो इल्तवा का शिकार होते हैं, ऐसे मुकदमा जो अदालत में चल रहे होते हैं जिनका अभी फ़ैसला नहीं आया होता, इनका फ़ैसला जब तक नहीं आता तो डाउटफुल है ना कि शायद इनका फ़ैसला कंपनी के मुखालिफ आ जाए, कंपनी को बहुत ज़्यादा
फ़ाइन देना पड़े या कंपनी को क्लोज़ कर दिया जाए या कंपनी पर कोई ऐसा रेगुलेशन लगा दिया जाए, ऐसी पाबंदी लगा दी जाए कि कंपनी अपना बिज़नेस ही कंटिन्यू ना रख सके या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो ह्यूज चेंज आ जाए, तो द आउटकम्स में इफ़ेक्ट जो ये जो पेंडिंग लिटिगेशंस हैं, मुकदमात हैं, इनके जो आउटकम हैं, जो फैसले हैं, वो कंपनी के ऑपरेशंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो अनसर्टेनिटीज़ हैं जो ऑडिट करते वक्त आपको कंसिडर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा सिंपल सा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नेंस? गवर्नेंस का मतलब क्या है? हु इज़ नॉर्मली चार्ज विद गवर्नेंस? ये जो टर्म है जी चार्ज विद गवर्नेंस, इसका मतलब क्या है? गवर्नेंस का मतलब है जी चलाना, जिम्मेदारी निभाना, किसी एक्ट को परफॉर्म करना। गवर्नेंस इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ पर्सन एंट्रस्टेड, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुपरविजन करें, कंट्रोल करें, डायरेक्शन ऑफ एंटिटी को सही सिमत में लेकर चलें। मतलब कंपनी के जो गवर्नर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो टेरिटरी मैनेजर्स हैं, एरिया मैनेजर्स हैं, कंपनी के डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, दीज आर गवर्नर्स, दे आर गवर्नर्स। इनकी ज़िम्मेदारी गवर्नेंस करना है। दोज चार्ज विद गवर्नेंस, वो दोज चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब वो सब लोग जो जिनकी ज़िम्मेदारी है गवर्नेंस करना। ऑर्डिनरली आर अकाउंटेबल फॉर इंश्योरिंग, यही ज़िम्मेदार होते हैं कि इंश्योर करें कि एंटिटी जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक से हो रही हो, इंटरेस्टेड पार्टीज़ जो हैं उनको रिपोर्ट्स दी जाएँ, मतलब जो भी यूज़र्स हैं उनको रिपोर्ट्स फेयरली प्रोवाइड की जाएँ। दोज चार्ज विद गवर्नेंस इंक्लूड मैनेजमेंट ओनली व्हेन इट परफॉर्म सच फंक्शन, तो मैनेजमेंट के वो सब लोग जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन मतलब सुपरविजन का, कंट्रोल का, डायरेक्शन सेट करने का। दोज आर कॉल्ड गवर्नर्स और दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है जी। इसका बी पार्ट अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमने नेक्स्ट चैप्टर्स में जाकर पढ़ना है। इसका सी पार्ट है डिस्कस ब्रीफली द लेवल ऑफ अश्योरेंस गिवन बाय द फॉलोइंग टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। ये 4 टाइप्स ही आपने अश्योरेंस एंगेजमेंट की पढ़ी हैं। क्वेश्चन ये है जी बताएं ये कितनी अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ऑडिट से रीजनेबल अश्योरेंस मिलती है, रिव्यू एंगेजमेंट से नेगेटिव अश्योरेंस मिलती है या मॉडरेट अश्योरेंस मिलती है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर से कोई अश्योरेंस नहीं मिलती और कंपाइलेशन एंगेजमेंट से भी कोई अश्योरेंस नहीं मिलती। नेक्स्ट स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि ऑडिटिंग से क्या मिलती है जी रीज़नेबल अश्योरेंस। इससे बेहतर वर्ड है जी आप रीज़नेबल अश्योरेंस लिखें। जो रिव्यू एंगेजमेंट उसे मॉडरेट अश्योरेंस मिलती है और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर से आपको नो अश्योरेंस मिलती है और कंपाइलेशन एंगेजमेंट से भी कोई अश्योरेंस नहीं मिलती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर एंड दिस इज़ ऑल अबाउट CA पास पेपर रिलेटेड टू ISA 200। होप सो कि आपने इनको अंडरस्टैंड किया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।